दोस्तों नमस्कार। क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के वक्त राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बड़ा कर देते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं? क्या यह सही है कि इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं? तमाम संस्थान सरकार के लिए काम करते हैं, यहां तक कि चुनाव आयोग भी सरकार के इशारे पर रहता है और संसद में विपक्ष को बोलने तक की इजाजत नहीं। तमाम केस उनके खिलाफ लगते हैं, सरकार की जांच एजेंसियां विपक्ष को घेरे रहती है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं तो चुनाव कैसे जीतेंगे? क्या वाकई इस देश के भीतर में चुनावी लोकतंत्र उस राजनीति के दायरे में आकर फंस चुका है जहां एक तरफ सत्ता द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद को पैदा करने का हुनर है और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास लोकतंत्र है ही नहीं और इस देश के भीतर में चुनावी राजनीति में वह हिस्सा लेने से कतराती भी नहीं है और अपनी हर हार को लेकर ठीकरा वह सत्ता के मत्थे मर देती है कि दरअसल देश में लोकतंत्र है ही नहीं? क्या वाकई यही परिस्थिति है या इन सब से हटकर कांग्रेस के भीतर की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उनके अपने नेताओं की साख नहीं है? और यही स्थिति एक वक्त बीजेपी के भीतर भी थी, उनके अपने नेताओं की साख नहीं थी। तो क्या ये एक नई रणनीति है अपने तौर पर, जहां राहुल गांधी के इर्द गिर्द समूचा विपक्ष एकजुट हो जाए? इसका प्रयास कांग्रेस करना चाहती है या राहुल गांधी कर रहे हैं या मैसेज यही दे रहे हैं? और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने जिस बिसात को बिछाया है उसमें बीजेपी का कोई नेता मायने रखता नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता एक दौर में रहा हो। लेकिन आज की तारीख में मोदी के इर्द गिर्द ही राज्यों के चुनाव भी घूमेंगे और केंद्र के चुनाव भी घूमेंगे और दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट है ही नहीं और वहां के क्षत्रप अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए अपने अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ने को तैयार हैं। तो ऐसे में विपक्ष एकजुट कैसे होगा? या फिर विपक्ष के सामने बड़ा सवाल यही है कि दरअसल कांग्रेस के आश्रय वह सभी एकजुट हो नहीं सकते हैं। तो चुनौती विपक्ष को लेकर क्या पहली बार कांग्रेस के सामने है कि वही विपक्ष को एकजुट कर ले तो बड़ी बात होगी। और इसका अंतर्विरोध यह कहता है कि कई राज्यों में तो विपक्ष अगर एकजुट हो जाए और आमने सामने खड़ा हो जाए तो भी जीत विपक्ष की नहीं होगी, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस ही तो आमने सामने है, लेकिन वहां पर भी लोकतंत्र का ना होना या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रवाद का राग गाना, वहां पर मोदी सत्ता को जीत मिल जाती है। आज एक ऐसे परीक्षण की जरूरत है जिसमें जरूरी है कि राजनीतिक तौर पर कोई भी राजनीतिक दल अगर इस देश की चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनता है, कोई भी राजनीतिक दल का सांसद अगर पार्लियामेंट में जाता है, कोई भी देश के भीतर के मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो दो तीन बातें साफ हो जानी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया के भीतर जो हारते हैं और जो जीतते हैं उसमें क्या जनता का योगदान खत्म हो चला है? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है उसमें क्या जजों की भूमिका खत्म हो चली है? जो पार्लियामेंट के भीतर लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर पहचान लिए बहस होती है, वो बहस अगर नहीं हो पा रही है तो क्या वाकई संसद के लोकतंत्र की मौत हो चली है, जिस मंदिर का जिक्र संसद के जरिए हो रहा है? इन तमाम सवालों को परखने के लिए बहुत जरूरी है कि जो चुनाव परिणाम कल आए उनके अक्स तले 2024 को देख लीजिए। यह देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी नजर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पर 3 राज्यों को लेकर थी, लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, ममता बनर्जी अपने गढ़ में उपचुनाव हार जाती है, वहां पर कांग्रेस जीत जाती है। महाराष्ट्र में अपने गढ़ में बीजेपी उपचुनाव हार जाती है, वहां पर कांग्रेस जीत जाती है। और जिस नॉर्थ ईस्ट में एक वक्त सिर्फ कांग्रेस का झंडा ही लहराता था, आज वहां से कांग्रेस गायब हो गई है। इसका मतलब क्या है और इस मतलब के भीतर का सच क्या है? हमें लगता है आज इसे परखने की जरूरत है। हो सकता है आपके जहन में कुछ सवाल हो कि दरअसल देश के प्रधानमंत्री जितनी मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं, जितनी रैलियां वो करते हैं, जितनी यात्राएं वो करती हैं, चुनावी
राज्य के भीतर में उसमें यात्राओं की फेरिस्त धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती है। दूसरा सच उसी के साथ जुड़ता है कि जो क्षेत्रीय तौर पर नेताओं की मौजूदगी होती है वह धीरे धीरे गायब हो जाती है और छोटे छोटे राज्यों के चुनाव भी दरअसल रेंगने लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द। अब यहां पर एक क्षण के लिए दूसरी परिस्थिति लेकर आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के जिस इलाके से बीजेपी हारी है वहां 28 वर्षों से बीजेपी का कब्जा था। विधायक की मौत के बाद वहां चुनाव हुआ और कांग्रेस जीत गई। यह कौन सी स्थिति है? और जिस ममता बनर्जी को लेकर पूरा का पूरा वामपंथ और कांग्रेस हो एक साथ खड़े हैं, और मौजूदा वक्त में जब जानकारी यह आ रही है कि अब पंचायत के जो चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी, वामपंथी और कांग्रेस एक साथ मिल रहे हैं, और इनके नेता कहते हैं कि दरअसल गांव गांव या लोकल स्तर पर ऐसा होता है तो इसमें हम लोग कहीं कुछ रोक टोक नहीं सकते हैं। ध्यान से सुनिए, पंचायत चुनाव में वामपंथी, कांग्रेस और बीजेपी या आरएसएस भी एक साथ ममता बनर्जी के। केरल के भीतर कांग्रेस और वामपंथी आमने सामने। त्रिपुरा में एक वक्त जब वहां पर वामपंथियों की सरकार थी, ना जाने कांग्रेस का कितना कैडर उस दौर में मारा गया, लेकिन इस चुनाव में दोनों एक साथ खड़े थे। कांग्रेस से निकले हुए शख्स एक क्षेत्रीय पार्टी बनाते हैं और वो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा ताकत के साथ जीत जाते हैं। यह त्रिपुरा का किस्सा है। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस के भीतर से लोगों का निकलना क्यों जारी रहता है, और जब वो निकलते हैं तो कहीं ज्यादा बड़ी ताकत के साथ राजनीतिक हैसियत क्यों पा लेते हैं? तो क्या कांग्रेस एक मंच है जहां पर इस देश की जनता के भीतर कांग्रेस का नाम और उसका चुनाव चिन्ह मायने रखता है, और उस मंच का उपयोग करने के लिए बीजेपी के साथ अगर नहीं जा पाए तो कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो जाइए, क्योंकि वह राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उसकी पहचान आज से नहीं है, 1885 से है, यानी आजादी से पहले के संघर्ष के साथ जुड़ी हुई है। यहां पर सवाल विचारधारा का भी आ सकता है। तो क्या ये वैसी विचारधारा है जिसमें कांग्रेस की विचारधारा राज्यों के भीतर शिवसेना के साथ हाथ मिला सकती है, पार्टी छोड़कर गए शरद पवार के साथ हाथ मिला सकती है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी हाथ मिला सकती है जिसने घूसखोरी कांड की और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बच गई। उसके ऊपर क्या वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह वामपंथियों के साथ भी हाथ मिला लेती है, और जो कि ममता बनर्जी उनसे निकल कर गई और अपनी सत्ता को बना लिया, उसको चुनौती देने के लिए वह वामपंथियों के साथ है। 3 लोग ऐसे हैं इस राज्य देश के भीतर में जो कांग्रेस से निकले और अपनी अपनी पार्टियों को बनाकर उसने अब सत्ता भी पाई। उसमें ममता बनर्जी और जगन रेड्डी तो नाम सामने है, शरद पवार भी उतने ही ताकतवर थे। तो कांग्रेस के भीतर का संकट और चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के भीतर विपक्ष की भूमिका, जरा आइए राज्यवार चीजों को परखने की जरूरत है। क्योंकि याद कीजिए 2003 में जब ममता बनर्जी विपक्ष में हुआ करती थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर लाल आतंक को हराना है तो उन्होंने आरएसएस से कहा था कि आप अगर 1% भी हमारी मदद कर देंगे तो फिर हम लाल आतंक को हरा देंगे। और विपक्ष में रहने वाली ममता बनर्जी को मदद मिली। वह उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ भी खड़ी हो गई थी, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में वह चुनाव जीती और सामने आकर खड़ी हो गई, और फिर उसके बाद आरएसएस पर निशाना भी बांधा और फिर साथ में भी लेने की स्थिति आ गई। विचारधारा मैटर नहीं करती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो जानकारी आ रही है कि वहां पंचायत चुनाव जो अप्रैल मई में होने हैं वो पार्टी सिंबल पर लड़े जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का खौफ कैडर स्तर पे कितना रहता है, और इतनी हिंसा होती है कि पिछले पंचायत चुनाव जो 2018 में हुए थे उसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, 50 से ज्यादा घायल हो गए थे, 34% सीट यूं ही जीत ली थी टीएमसी ने। तो आतंक से आतंक का शिफ्ट होना, सत्ता का मिजाज बदलता नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष की एकजुटता अगर पंचायत चुनाव पर होती है तो राष्ट्रीय तौर पर क्यों नहीं होती है? अब यहां से लौटिए दोबारा, जब आप आते हैं कि दरअसल क्या हुआ त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। नागालैंड का जिक्र यहां इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं पा पाई। अब आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस कोई आज की पार्टी तो नहीं और नागालैंड में उसकी सत्ता नहीं रही, ऐसा भी नहीं है।
और लोकसभा के भीतर भी उसकी एक व्यक्ति की मौजूदगी है सांसद के तौर पर जो नजर आता है। अब यहां पर सवाल है, नहीं वहां पर एक ही सीट है, वो एनडीपीपी के पास है। वहां मेघालय में कांग्रेस के पास एक सीट जरूर है जहां पर वो सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन नागालैंड के भीतर 3.5% वोट मिलते हैं कांग्रेस को। और अब कल्पना कीजिए, कल की बनी हुई पार्टी का हम जिक्र नहीं कर रहे, एनसीपी जो शरद पवार की है, वो वहां से उछल के जाती है और उसको 3 गुना ज्यादा वोट मिलते हैं, 9.56%। यानी 9 सीटें भी जीत लेती है, 7 सीट जीत लेती है और विपक्ष के तौर पर उसकी मौजूदगी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए इसको भी छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जो प्रयास करते हैं और बार बार जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस से कि साथ लड़िए, वह नीतीश कुमार भी अपने तौर पर, उनकी पार्टी भी जाकर नागालैंड में चुनाव लड़ती है और वह कांग्रेस के लगभग बराबर वोट पाती है। 3.25% जनता दल यूनाइटेड को वोट मिलते हैं और उनका एक उम्मीदवार जीत भी जाता है। कांग्रेस का तो एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। यह कौन सी परिस्थिति है। और इतना ही नहीं, आरपीआई अठावले, इनके 2 लोग जीत जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम पर जो बेटे ने खड़ी की है, उसको भी 2 सीट मिलती है और उसको 8.5% से ज्यादा वोट मिलते हैं। मैसेज क्या है? मैसेज है कि किसी पार्टी की साख अगर खत्म होती है तो उसको दोबारा खड़ा कर पाने के लिए नई सोच होनी चाहिए। पारंपरिक तरीके से चीजें नहीं चलेंगी। यह पहला मैसेज कांग्रेस के लिए कम से कम नागालैंड में खुले तौर पर उभर कर आता है। और इसके आगे जब आप चले जाते हैं, अगर आप त्रिपुरा की दृष्टि से आते हैं, तो वामपंथियों का सफाया होना, 24% वोट मिलना, बीजेपी को लगभग 39% वोट मिलना, कांग्रेस तो थी नहीं तो फिर भी मान लीजिए 8.5% वोट मिले क्योंकि वह वामपंथियों के साथ खड़ी थी। अब यहां पर सवाल है कि एक नई पार्टी जो खड़ी होती है, तिपरा मोथा पार्टी, अगर इसको 22% वोट मिलते हैं, 13 विधायक चुनाव जीत जाते हैं, तो यह कौन सी स्थिति है इस देश के भीतर में जो कि राजनीतिक गणित के आश्रय चलती है और उस गणित में माहिर कांग्रेस नहीं है क्या? क्या यह कहा जाए? या कांग्रेस के भीतर जो इस पार्टी को संभाले हुए हैं, टिपरा मोथा पार्टी जो राजा जी की पार्टी है, वह भी एक वक्त कांग्रेस के साथ ही थे और उनके भीतर भी यही सवाल है कि तमाम लोग कांग्रेस छोड़ देते हैं तो कांग्रेस को नए तरीके से मथेगा कौन? कांग्रेस की एक मुश्किल यहां पर पहले समझ लीजिए, उसके बाद 2024 की दिशा में बढ़ेंगे। जो कांग्रेस के भीतर नेताओं की पूरी लंबी कतार है जिन्होंने लंबे वक्त तक सत्ता संभाली है, उनकी साख इस देश की जनता के भीतर नहीं है। जो नए लोग निकल कर आते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं, नए लोग ना जीते या उनकी हैसियत बड़ी ना हो, इसका प्रयास वो पुराने गुट और ताकतवर गुट अपने तौर पर करते रहते हैं। और इस अंतर्विरोध में राहुल गांधी जो अपने तौर पर कहते हैं हमें अनुभव भी चाहिए और युवा तेवर भी चाहिए, और इस कॉकटेल के भीतर डेमोक्रेसी का ऐसा हश्र पार्टी के भीतर होता है कि सब कुछ तबाह होने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके मुस्कुराहट किसी चेहरे से नहीं जाती है और दूसरी तरफ माथे पर कोई शिकन भी नहीं आती है। कमाल की स्थिति यह बनती है क्योंकि त्रिपुरा के बाद अगर मेघालय की स्थिति को भी देखिए तो कांग्रेस को 13.5% भी, उस 13% वोट मिलते हैं और मेघालय के भीतर भी उनकी सत्ता रही। और दूसरी तरफ बीजेपी जो धीरे धीरे बड़ी, मान लीजिए 9.5% वोट मिले, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी आती हैं तो वह कांग्रेस से ज्यादा वोट ले लेती है, 13.78%, और उनके भी 5 लोग जीत जाते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि हमारे लोग उसमें चले गए तो वह जीत गए। तो आपने अपनों को टिकट इसलिए नहीं दिया कि आपको लगा कि चीजें आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, एंटी इनकम्बेंसी है, या बदल डालिए, तो वह भी बदल दिया। तो इसके मतलब एक दूसरा मतलब निकल रहा है कि कांग्रेस की छवि अपने तौर पर जो पारंपरिक तौर पर थी वो झटके में लोगों के जहन से उतर गई है, या इस दौर में बीजेपी का जो प्रचार प्रसार रहा है उसने बड़ा इफेक्ट किया है और वो तमाम नई नई पार्टियां आती हैं मैदान में और वो एक झटके में कांग्रेस के उम्मीदवारों को उठाती हैं, चुनाव जीत जाती हैं। वो कांग्रेस के वोट बैंक उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं, यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ क्या नहीं है, और कांग्रेस के साथ अगर नहीं आता है और कांग्रेसी ही अगर दूसरी जगह चला जाता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है, तो इससे बड़ा संकट कांग्रेस के लिए कभी नहीं था जो मौजूदा वक्त में है। और इसी रास्ते के आश्रय
जाना है 2024 की दिशा में। अब यहां पर एक सवाल और है जो उपचुनाव को लेकर हम खास तौर पे करना चाह रहे थे। कस्बा पेठ 28 साल से, जो पुणे के सीट है उस इलाके में कस्बा सीट है, 28 साल से यहां बीजेपी जीतती आई। इस बार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस जीत गई, बीजेपी हार गई? कोई नेता नहीं गया, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं गया उस इलाके में। वह अपने तौर पर वहां पर जो रविंद्र धाननेकर है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने लगभग 10,000 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। और दूसरी तरफ चिंचवाड़ उसके बगल की सीट है, वहां पर नहीं हरा पाया। एमवीए का कैंडिडेट जो संयुक्त तौर पे खड़ा था वो नहीं हरा पाता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी वहां जीतती है। ये मैसेज क्या है? पहली बात। दूसरी बात, बंगाल की जो सागर निधि सीट है जहां पर ममता बनर्जी का कब्जा रहा, वहां पर टीएमसी का कब्जा रहा, वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट जीत जाता है तो ममता बनर्जी क्या कहती है? वो कहती है कि दरअसल अनैतिक समझौता था कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी में। अनैतिक समझौता त्रिपुरा में था, वहां नहीं जीत पाए। यहां पर उन्होंने तीनों को मिला दिया और कहा ये तीनों मिल गए तो मैं हार गई। मैसेज क्या है? मैसेज है कि अगर हार रहे हैं तो अनैतिक समझौता है, जीत रहे हैं तो हमारी ताकत है। अनैतिक समझौते के बावजूद भी हार रहे हैं तो अनैतिक समझौता ही हरा रहा है, जिता रहा है तो भी जिता रहा है। यानी वोटरों का कोई मतलब नहीं है इस देश के भीतर में। यह सवाल अब इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि अब इस परिस्थिति से निकलकर आप 2024 की दिशा में कदम बढ़ाइए। और जब आप कदम बढ़ाएंगे तो एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि ममता बनर्जी अपने बूते चुनाव लड़ना चाहती है, उनके पास कितने सांसद हैं? 22। नवीन पटनायक अपने बूते चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके पास कितने सांसद हैं? 12। जगन रेड्डी अपने बूते चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके पास कितने सांसद हैं? 22। चंद्रशेखर राव अपने बूते चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनके पास कितने सांसद हैं? 9। इन चारों को मिलाइएगा तो ये 65 है। 65 सांसद इनके पास हैं और कांग्रेस के सांसद 50 हैं। अब सवाल यह है कि इन चार पांच राज्यों में, इसमें एक हमको लगता है जिक्र आपको झारखंड का भी कर दीजिए कि हेमंत सोरेन को भी ले आइए कि वह किस रूप में, उनके पास हालांकि एक ही सीट है, लेकिन बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड, यहां की 119 सीटों में से बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं है, लेकिन वह 41 सीट जीतती है। कांग्रेस सिर्फ 7 सीट जीतती है। 65 सीट छत्रपों के पास है। पहला मैसेज, छत्रपों की ताकत मायने रखती है, इसे समझना होगा 2024 के इर्द गिर्द भी। दूसरी स्थिति, जो गठबंधन की सियासत में ताकतवर बनते हैं इस दौर में, उसमें 3 राज्यों को लीजिए, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र को। इन तीनों राज्यों में 3 नेताओं का जिक्र कीजिए। उत्तर प्रदेश में बिहार में नीतीश और तेजस्वी का, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती का, महाराष्ट्र में उद्धव और शरद पवार का। यानी 2-2 का ग्रुप अपने तौर पर तीनों राज्यों में चल रहा है। इन 3 राज्यों की कुल सीटें 168 सीट है, उसमें से बीजेपी 102 पर जीत जाती है। दोनों साथ चल रहे हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा। यहां 102 सीट बीजेपी जीत गई और कांग्रेस सिर्फ 3 सीट जीत पाती है, एक यूपी में, एक बिहार में, एक महाराष्ट्र में। और जो विपक्ष के तौर पर जिनकी मौजूदगी है, उनके पास 62 सीटें होती हैं। लेकिन इस 62 के भीतर का सच यह है कि बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में लड़े तो 16 सीट जीते, शिवसेना साथ मिलकर लड़ी तो उसके पास भी 18 सीट आई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब अलग स्थिति है तो वहां पर भी कांग्रेस की मौजूदगी नहीं है, लेकिन छत्रप राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर लड़े तो जीत गए। तो 2024 की दिशा क्या कहती है? बहुत साफ कहती है कि दरअसल अगर एकता, एकजुटता नहीं हुई इन 3 राज्यों के भीतर में तो वहां पर बीजेपी जीत जाएगी। इन तीनों जगहों एकजुटता नहीं हुई तो फिर कोई मतलब नहीं है विपक्ष का। यह बहुत साफ मैसेज है। इसके अलावे अब उन राज्यों में आइए जहां सीधे टकराव होता है बीजेपी और कांग्रेस का, उसके में कर्नाटक को भी ले लीजिए आप, उसमें मध्य प्रदेश को लीजिए, गुजरात को लीजिए, राजस्थान को लीजिए, छत्तीसगढ़ को लीजिए, उत्तराखंड को लीजिए, हिमाचल प्रदेश को लीजिए, हरियाणा को छोड़ दीजिए क्योंकि वहां चौटाला की मौजूदगी है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो इन 7 राज्यों की 128 सीटें हैं जहां पर सीधे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो 128 सीटों में से 121 सीट बीजेपी जीत गई,
कांग्रेस सिर्फ 4 जीत पाई और 3 सीट कोई दूसरी पॉलिटिकल, जेडीएस मान लीजिए 1 सीट जीत पाई, एक आरएलपी जीत पाई जो कि राजस्थान के भीतर लेकिन बीजेपी के साथ थी, एक इंडिपेंडेंट कर्नाटक में जीत गया। लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज है कि जहां सीधे टकरा रहे हैं, एक तरफ राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र का नहीं होना है और विपक्ष है नहीं, कर्नाटक माने छत्रपों की मौजूदगी नहीं, यानी सीधे कांग्रेस और बीजेपी वहां पर मैक्सिमम स्ट्राइक रेट बीजेपी का है। ये परिस्थिति परसेप्शन से बदलती है, ये परिस्थिति मेहनत से बनती है, ये परिस्थिति लोगों के बीच जाकर काम करने से बनती है। ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें आप 128 में से 121 सीट बीजेपी जीत जाती है और महज 4 सीट कांग्रेस जीत पाती है? यह तो आमने सामने की स्थिति आकर खड़ी हो गई। यानी 3 स्थितियां आपके सामने हमने रखी, एक जहां पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, दूसरी जहां गठबंधन है, और तीसरी जिस गठबंधन का कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है, जो छत्रपों की मौजूदगी है। इन 3 परिस्थितियों के बाद चौथी परिस्थिति जो इस देश के भीतर में निकल कर आती है, उसमें आपको विचारधारा गायब मिलेगी। जब हम विचारधारा गायब कहते हैं तो कांग्रेस एक विचारधारा का जिक्र करती है, बीजेपी भी एक विचारधारा का जिक्र करती है, बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में विचारधारा का जिक्र नहीं करती है। लेफ्ट अपने तौर पर जरूर करती आई, लेकिन उसकी धीरे धीरे जमीन ही इस देश के वोटरों ने खिसका दी। बीजेपी जब विचारधारा का जिक्र करती है तो वो चुनाव जीतने के लिए हर उस हथियार को अपनाती है जिससे वो चुनाव जीत जाए। वो आप कह सकते हैं ईडी सीबीआई है, वो आप कह सकते हैं विधायकों की खरीद फरोख्त है, वो आप कह सकते हैं डराना और खरीदने के अलावे जो समीकरण होता है उसको बैठाना है। यह भी आप कर सकते हैं कि नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना दिया जाता है, आज यहां पर ओबीसी, कल वहां पर दलित, और तीसरी स्थिति में अब अल्पसंख्यकों की याद आ गई, क्योंकि बंगाल में सेंध तब तक नहीं लगा सकते हैं जहां पर 30% मुस्लिमों के भीतर बीजेपी ना घुस जाए। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव तक में प्रधानमंत्री बोलने से नहीं घबराते हैं बीजेपी को कि अपने कार्यकर्ताओं को घुसिए, अल्पसंख्यकों के साथ मेल जोल बढ़ाइए, मैसेज दीजिए कि हम उनके लिए हैं, या इससे पहले उन्हें क्या मिला तो हमारे साथ आकर खड़े हो जाए। यह भी स्थिति बताई जाती है। लेकिन कांग्रेस भी एक विचारधारा का जिक्र करती है, तो कांग्रेस की कौन सी विचारधारा लालू यादव और नीतीश कुमार से मेल खाती है? कांग्रेस की कौन सी विचारधारा हेमंत सोरेन से मेल खाती है? कांग्रेस की कौन सी विचारधारा शिवसेना और शरद पवार से मेल खाती है? कांग्रेस की कौन सी विचारधारा डीएमके से एक वक्त मेल खाती थी, एक उससे पहले एआईडीएमके के साथ भी मेल खाती थी? वो कौन सी विचारधारा किस जगह पर किस रूप में है, कोई नहीं जानता है। यानी चुनाव जीतने के लिए विचारधारा इस देश में मायने नहीं रखती है। चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र पर खतरा और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद का जो मैसेज होता है, वह इस रूप में क्या वाकई इस देश को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ गया है, जहां पर मैसेज ये आए कि जिसने ऐसी स्थिति बना दी कि लोकतंत्र है ही नहीं और तब चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो जनता कहेगी ठीक है, आपको ही जिताते हैं, आप लोकतंत्र ले आइए। और जब वह पार्टी राजनीतिक तौर पर करप्शन का जिक्र करती है तो मंच पर पीछे बैठे हुए कांग्रेसियों में दर्जनों कांग्रेसी ऐसे मिल जाएंगे आपको जो करप्शन के शिकार रहे हैं जब उनके पास सत्ता थी। दागी सांसद नहीं, दागी नेताओं की एक पूरी फहरिस्त रहती है, लेकिन सामने बैठे हुए राहुल गांधी जब इस बात का जिक्र करते हैं करप्शन से लड़ना है, भ्रष्टाचार हो गया है, तो वह उस राज्य में चले जाइए और वहां की राजनीतिक स्थितियों को पलटने की कोशिश कीजिए। वो राज्य राजस्थान भी हो सकता है, एक वक्त पंजाब भी था जब कैप्टन थे, एक वक्त छत्तीसगढ़ भी है। वहां पर विपक्ष भी इन्हीं बातों का जिक्र करता है, लोकतंत्र तो है नहीं साहब, सत्ता जैसे मन चाहे वैसे चीजों को हाँकती है। आखिरी मैसेज, सत्ता जिसके पास होती है वह सत्ता को उसी अनुसार चलाता है। यह इस देश का सच है क्या? दूसरी बात, इस सच के भीतर पहली बार बीजेपी ने एक नया तड़का लगाया जिसमें उसको समझ में आ गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के चेक एंड बैलेंस हैं, अगर उस चेक एंड बैलेंस को अपने लिहाज से चेक कर लिया जाए तो फिर विपक्ष की कोई हैसियत नहीं बचेगी। और तीसरी बात, विपक्ष को यह कभी समझ ही नहीं आया कि दरअसल उसकी एक एक दो दो सीटों पर जीत उस लोकतंत्र को जिंदा रखती है जिस लोकतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र है का राग सत्ता गाती है। और विपक्ष इस मामले में खुद की पीठ ठोकने से नहीं घबराता है। देखिए, हम चुनाव जीत गए।
यानी विपक्ष की एकजुटता ना हो या विपक्ष की एकजुटता हो, 2024 उस दिशा में जाकर खड़ा हो चला है। और बीजेपी के बारे में यहां बोलना शायद बेमानी होगा, क्योंकि उसकी पूरी बिसात पर विपक्ष की गैर मौजूदगी उसको जीत दिलाती है। और विपक्ष की गैर मौजूदगी का मतलब है कि हर के पास एक अपनी राजनीतिक धारा है, जिसने 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम को चुनाव होने से पहले ही बहुत सारी तस्वीरें साफ करके खड़ी कर दी है। पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ये तकरीरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।